तो हम लोग देख रहे थे कांग्रेस, है ना। चलिए, चलिए तो कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, किस प्रकार से, ये हम लोग देख लिए थे, है ना। जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, है ना, और महत्वपूर्ण अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए हैं या जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, वहां से सामान्य तौर पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कल कांग्रेस से पूर्व के स्थापित संस्थाएं भी हम लोग देख चुके थे कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, उसके बाद कांग्रेस स्थापित हुई। तो खड़ी बनाएंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। सारे अधिवेशन हम लोग को नहीं देखना है, जो महत्वपूर्ण हुए हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, उन सभी को देखना है। चलिए, आइए तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, है ना। तो इसमें कांग्रेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था, 1885, है ना। 1885 में हुआ था, और कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और यहीं पर क्या हुआ, तो इस संस्था का नाम जो है वो INC हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं तो पहले जो संकल्पना थी, जो कंसेप्ट था, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल यूनियन से ये हो गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस संबंध में जो रिकमेंडेशन आया, वो रिकमेंडेशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्था यहाँ पे डेवलप हुई, ये किस प्रकार से आगे तक विकसित हुई और विस्तृत हुई कि 1885 में WC बनर्जी जब इसकी अध्यक्षता किए, तब उसके बाद हुआ कि भाई कांग्रेस अखिल भारतीय पर स्थापित होने वाली पहली संस्था है जो पूरे भारत के लिए। तो इसको इस प्रकार से फ्रेमिंग किया जाए, या इसका इस प्रकार से मीटिंग बुलाया जाए, ताकि सबको ये महसूस हो, सबको ये समझ में आए कि कांग्रेस पूरे भारत की पार्टी है। कांग्रेस किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, या किसी धर्म विशेष की नहीं, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस सबकी पार्टी है। इसलिए हर समुदाय को इससे जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, और इस तरीके से इसको स्थापित किया जाए ताकि हर लोग इसके साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो इसी संबंध में INC का गठन किया गया था, और इसमें अब निश्चित हुआ कि भाई हर प्लेस, यानी कि हर क्षेत्र को यह होना चाहिए कि कांग्रेस अखिल भारतीय पर है, और हर धर्म समुदाय के लोगों को भी होना चाहिए कि कांग्रेस अखिल भारतीय समुदाय पर जो है सो स्थापित है। ठीक है, तो 1885 में बंबई में इसकी स्थापना हुई। हालांकि स्थापना पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसको
ट्रांसफर कर दिया गया जगह और ये बंबई में आ गया, अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड सेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था और ये हुआ था कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता। और इसके चेयरमैन थे दादा भाई नौरोजी। यहां पर लिख लेंगे कि यह कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष, वॉज द फर्स्ट नॉन हिंदूज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले गैर हिंदू यानी कि जो हिंदू नहीं थे वो कौन थे जो अध्यक्ष बने, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऑप्शन देख के लोग लगा देता है बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन वो मुस्लिम थे। ठीक है, तो वो पहले मुस्लिम में उनका आंसर जरूर सही होगा, लेकिन गैर हिंदू पूछा जाएगा पहला, तो पहला गैर हिंदू दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये पारसी धर्म के थे। और इन्हीं के सिफारिश पर क्या हुआ था, तो INC तो मतलब नाम हो गया था, पहले INU था, इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन इनके ही रिकमेंडेशन पर इसे INC कर दिया गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। नहीं, ये हो गया था पहले में ही। ठीक है, और ये, हाँ, ये सेशन दूसरा है, कलकत्ता ये दूसरा सेशन है। ठीक है, अब देखिए कि बंबई, कलकत्ता, और तीसरा सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में ना, और यहां पर अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। He was the first Muslim chairman of Indian National Congress। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आप देखेंगे कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, ये तीन जगह जो इनिशियली सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट काम कर रहा था कि भारत के सभी छोरों को बताया जाए, मतलब जो कॉर्नर है उनको बताया जाए कि कांग्रेस सभी क्षेत्रों के लिए है। स्थापना बंबई में हुआ तो पश्चिमी भारत और मध्य भारत को ये अपने अंडर में ले लिया, और दूसरा हो गया कलकत्ता में, तो पूर्वी भारत के लोग को लग गया कि भाई चलिए इसमें हमारी भी भागीदारी है। और उसके बाद तीसरा हो गया दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत को भी समझाया गया कि भाई ये कांग्रेस सबके लिए है। तो इनिशियली जो प्लेस सेलेक्ट किया गया वो इसी हिसाब से सेलेक्ट किया गया कि भारत के हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये पता चले, ये समझ में आए कि कांग्रेस हर क्षेत्र के लिए है। ये किसी एक बिहार के लिए, यूपी के लिए, या किसी उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए, ऐसा नहीं। ये संपूर्ण भारत के लिए बनने वाली संस्था है, तो पूरी भारत के लिए जो है सो इसको स्थापित किया गया। क्लियर है? तो ये था। इसके अलावे आप इधर अध्यक्ष में भी देख लीजिए, जब अध्यक्ष भी बनाया गया तो पहले हिंदू कम्युनिटी से बना दिया गया, है ना, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक थे हिंदू, तब भी थे अब भी हैं, तो इसलिए हुआ कि भाई इनका तो सहयोग लेना ही पड़ेगा अंग्रेजों को भगाने के लिए। अगर ये नहीं सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज भागेंगे नहीं यहां से, तो इसलिए इनकी कम्युनिटी को प्रेजेंट किया जाए, तो इनको दिया गया पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। दूसरा पारसी को दिया गया। ये देने का था कि पारसी संख्या में तो कम थे लेकिन इनके पास नॉलेज बड़ा अच्छा था, है ना, और बिल्कुल इनके पास पैसे भी थे तो चंदा भी दे सकते थे, तो दूसरा प्रायोरिटी पारसी को दिया गया ताकि संस्था ठीक से चलती रहे, बंद ना हो पैसा के अभाव में, है ना, या समझदार लोग संस्था के साथ जुड़े रहे। उसके बाद हिंदुओं के बाद देश में तब भी और अब भी जो दूसरा बहुसंख्यक समुदाय है वो है मुस्लिम समुदाय, तो उनको दिया गया कि भाई बाप बन जाइए ताकि हर लोग जुड़ जाए, हर लोग जुड़ जाए, है ना।
देश में अगर सबसे बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय है तो दूसरा बड़ा समुदाय मुस्लिम समुदाय है, लेकिन देश के नेतवा सब क्या समझाता है? अल्पसंख्यक। कहता है कि अल्पसंख्यक है। अरे पगला, अल्पसंख्यक की परिभाषा कुछ ही होता है? भारत के संविधान में अल्पसंख्यक का परिभाषा नहीं लिखल है, ऐसे वो अपने से बोलने चल जाता है। तो इसे वोट का राजनीति के लिए अल्पसंख्यक कहता है। बढ़िया से बतिया लो, इसे क्या लायक करके बतिया लो। पहला क्लास है आज, इससे पहले क्लास किए हैं? बात कहाँ कर रहे हैं? ये कैची कर लो बहुआ। वहां से यहाँ कैसे आए हैं? हम फान के थोड़ी ना आए हैं। इससे पहले भी किए थे तो हम नहीं टोके थे, अभी हम टोक दिए तो कहीं मूड बन रहा होगा, है ना? अब नहीं बनेगा मूड, मुडवा बिगाड़ ना दिए। चलिए आइए, तो यहां पर ये इसको अब ध्यान रखना है कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तो ये बन गए। तो अब क्या हुआ कि देश के हर कम्युनिटी के लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया, है ना? मतलब जो उस समय के बहुसंख्यक कम्युनिटीज थी जिनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, उनको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखते हैं 1888 का अधिवेशन, ये होता है इलाहाबाद में, और यहां पर अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अब देखिए, जॉर्ज यूले ये पहले अंग्रेजी अध्यक्ष, ये पहले अंग्रेजी अध्यक्ष, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष। अब देखिए, इनको भी शामिल कर लिया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि भारत में बहुत सारे अंग्रेज लोग भी तो रहते ही थे, है ना? बहुत सारे इंग्लिशमैन भी इंडिया में रह ही रहे थे, ठीक है। तो जो अब उनके कम्युनिटी को भी साधना था। देखते ना, जब पार्टियां टिकट देती हैं तो हर जाति को ध्यान में रखती हैं, हर धर्म को ध्यान में रखती है। जब मंत्रिमंडल बनता है तो ये ख्याल रखा जाता है कि हर जाति धर्म के लोगों को कम से कम मंत्री पद में रखा जाए, ताकि हर लोग को लगे कि सरकार में हमारा भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उस समय भी जब कांग्रेस बन रही थी तो कांग्रेस भी इस बात का ध्यान रख रही थी कि हर कम्युनिटी और हर लोग को हम मौका दे, ताकि जब आजादी की लड़ाई हो तो हर लोग सहयोग करे, है ना? ऐसा ना हो कि कोई इसमें सहयोग ना करे, ठीक है। तो इस संबंध में तमाम लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा था। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 सेशंस हैं ये आपको एकदम ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो लगातार प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना, कि कहां पे हुआ था, या अध्यक्ष कौन था, और अध्यक्ष की क्या विशेषता रही थी, है ना, कि वो किस धर्म से जुड़े हुए थे, या उसमें और क्या विशेष हुआ था। तो आप यहां पर देख लेंगे कि 85 में बंबई में WC बनर्जी, 86 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, और 87 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तो आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको 3G बन जाता है जी, है ना? केवल GAG लगल है सबके नाम के लास्ट में, है ना? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना? 3G है। फर्स्ट जी से WC बनर्जी, सेकेंड जी से दादा भाई नौरोजी, और थर्ड जी से बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये अलग अलग रिलीजन से लोग जो है सो बने हुए हैं। जॉर्ज यूले ये क्रिश्चियनिटी से थे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला क्रिश्चियन अध्यक्ष कौन था, है ना? तो जॉर्ज यूले था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। मतलब बात एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्द डाल करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना? बात एक ही है, लेकिन शब्दों का हेरफेर हो सकता है, इसलिए शब्दों के हेरफेर से भी एग्जाम हॉल में आपको सावधान रहना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हुबहू आप जो पढ़ के जा रहे हैं वैसे पूछा जाए, है ना? इसकी संभावना एकदम नगण्य है, न के बराबर है। लेकिन हाँ, पूछा यहीं से जाएगा। अब है कि पूछने का तरीका अलग रहेगा, तो इसमें पास वही करेगा जो चीजों को अंडरस्टैंड करके जाएगा कि भाई मैंने इस बात को समझ लिया, अब इसको किसी भी तरीके से हेर फेर करके पूछा जाएगा तो मैं इसको बताने में सक्षम, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत या समस्या हमको नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये 4 के लगातार जो अधिवेशन हुए हैं इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, सीधे आ जाइए 1896, 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। और यहां पर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। सयानी, सलामी नहीं। ठीक है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गाया गया। अब देखिए, इसको आपको ध्यान कैसे रखना है। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी ने के अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था पहली बार। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष, देखिए रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। तो आप 2 वर्ड में नाम को प्रोनाउंस कर देंगे, रहमतुल्लाह सयानी। जो उच्चारण हो रहा है वो 2 वर्ड में हो रहा है ना, रहमतुल्लाह सयानी। और गाया क्या गया, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम। ठीक है, यानी कि वंदे मातरम गाया गया रहमतुल्लाह सयानी के समय में। ठीक है, हाँ, तो वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सयानी। 2 वर्ड में अध्यक्ष का नाम प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, और 2 वर्ड में ये सॉन्ग को भी आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सयानी, यानी रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया पहली बार। ठीक है, तो पहली बार जो राष्ट्रगीत गाया गया वो इनके अध्यक्षता में गाया गया था। हालांकि जब ये गाया गया तब ये राष्ट्रगीत नहीं था, राष्ट्रगीत तो बाद में डिसाइड हुआ, है ना। जब आप 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी टाइम बैठी और वहां पे डिसाइड हुआ कि हम 26 जनवरी को उसको लागू कर रहे हैं, तो तब ये तय हुआ था। लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि पहले बार राष्ट्रगीत किसकी अध्यक्षता में गाया गया था। तो ये कलकत्ता में गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, इसके बाद आइए 1905 बनारस, हाँ, और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं ये, है ना। हाँ? महात्मा गांधी, हाँ, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे वो। चलिए, तो बनारस और गोपाल कृष्ण गोखले, यहां पर क्या हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। यहां पर स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। अब देखिए, ये 1905 ऐसा वर्ष है जब बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होने के बाद 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में अनाउंसमेंट किया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब कांग्रेस चूंकि अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी, तो कांग्रेस का इसको सपोर्ट मिल जाता तो ये पूरे भारत में हो जाता। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के समर्थक चाहते थे कि कांग्रेस इसको पास कर दे। और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो सामान्यतः दिसंबर में होता था, है ना। तो दिसंबर में अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, और यहां पर स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने पास कर दिया और समर्थन कर दिया, जिससे स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा था। ठीक है, इसलिए कोई भी आंदोलन होता था तो लोग चाहते थे कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर दे,
क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर देगी तो धीरे धीरे कांग्रेस का भारत में पैठ बन गया था, और लोग सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को मानते थे भारत में तो कांग्रेस के मानते थे उस टाइम पे, है ना। तो ये इसलिए लोग चाहते थे कि भाई कांग्रेस उसको समर्थन कर दिया, कांग्रेस के माध्यम से प्रस्ताव पास हो जाए, इसलिए यहां पर प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। और ये पास हो गया तो फैला भी था स्वदेशी आंदोलन, और इसी का परिणाम था कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा था अंग्रेजों को, ठीक है। इसके बाद 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए यहां पर दादा भाई नौरोजी को क्यों बनाए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने का कोई प्लान था ही नहीं 1906 में, है ना। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस में क्या हुआ कि आप देखेंगे कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस किस फॉर्मूले पे काम करती थी। प्रारंभिक जो कांग्रेस थी वो किस फॉर्मूले पे काम करती थी, तो जो प्रारंभिक कांग्रेस थी वो 3P फॉर्मूला पे काम करती थी, है ना। 3P फॉर्मूला पे काम करती थी। तो 3P का मतलब क्या है, कहते 3 गो पी। तो 3 गो पी का मतलब क्या है, तो बिल्कुल प्रेयर, पिटीशन और पार्डनिंग, है ना। प्रेयर, पिटीशन और प्रार्थना, ये पार्डनिंग यानी कि प्रार्थना, याचिका और क्षमा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रार्थना, याचिका और क्षमा, इस साइड में क्या लिख लेंगे, प्रेयर, पिटीशन और पार्डनिंग, ठीक है। तो उसी को कहते हैं 3P फॉर्मूला, प्रार्थना, प्रार्थना, याचिका और क्षमा, ठीक है। तो ये 3 आधार जो था उस पे ये लोग काम करते थे। तो अब क्या था कि मतलब कि प्रेयर मतलब क्या, हाथ जोड़ना है, पिटीशन मतलब कि लेटर देना है, क्षमा मतलब कि हाथ जोड़ के बैठल रहना है कि जो मर्जी सो कर दीजिए, है ना, हम आपसे बस आग्रह कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां थी। तो ऐसे में कांग्रेस में 2 धारा बन गया, एक धारा बन गया कांग्रेस में गरम दल का और एक धारा बन गया नरम दल का, ठीक है। अब जो गरम दल वाले लोग थे जिसमें मुख्य तौर पे लाल बाल पाल थे, है ना, तो ये लोग जो थे इन लोगों को ये नीति बड़ी खराब लगती थी, है ना। गरम दल वाले लोग लाल बाल पाल, इसके अलावा अरविंद घोष, है ना, ये सब लोग ऐसे थे जिनको ये 3P वाला फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता था, है ना। अब जैसे कि कुछ होते हैं लोग गरम दल वाले लोग, तो उनको रहता है कि भाई चलो अब सीधे मार काट मचाते हैं, है ना, क्या ये हाथ जोड़ के क्या अनुनय विनय करना है ना। अनुनय विनय करने वाले लोग जो नहीं होते वो गरम दल वाले होते हैं, और नरम दल वाले होते हैं कि भाई चलो मतलब बातचीत से मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही कांग्रेस में 2 धारा बन गया, एक नरम दल वालों का और एक गरम दल वालों का। नरम दल वालों के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये नरम दल के लीड थे और नरम दल वालों को लीड करते थे। तो इन लोगों को लगा, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, इन सबको लगा कि यार ये जो रास्ता अख्तियार किए हैं इस रास्ता से तो सफलता नहीं मिलेगी, ये हाथ जोड़ने से हम लोगों को कब तक ही छोड़ेगा, इसलिए हमको इससे लड़ना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही जैसे रामायण में आप देखते हैं लक्ष्मण जी को, गरम दल के नेता हैं वो, है ना, वो हमेशा बात बात पे वो बिगड़ जाते हैं, है ना। राम जी को देखिए, वो धीर भीर गंभीर आदमी है, वो नरम है ना। वनवास हो जाता है तब वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चलते हैं वनवास, क्या दिक्कत है, माता का आदेश है, पिता ने कह दिया तो चलते हैं। लक्ष्मण जी कहते कि वनवास चलते हैं महाराज, आप कहिए तो तुरंत राजा दशरथ को हम बंदी बना लेते हैं, आप बैठिए तो राजा बनिए, अब देखिए तो किसका हिम्मत है कि कौन आता है मेरे सामने। तो फिर वहां पे राम उनको समझाते हैं कि नहीं भाई ये सब काम करना ठीक बात नहीं है, है ना। अपने परिवार से लड़ करके तुम खुश नहीं रह पाओगे, तो अगर पिता का आदेश है, माता का आदेश है तो चलो, फिर क्या दिक्कत है ना। तो निकलते हैं। ये देखिए मतलब रामायण की यही सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में आज तक आपने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, इतिहास में जितने भी राजवंशों के बारे में पढ़ा होगा, उसमें से एकमात्र कहानी ऐसी है जिसमें संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है, वह है राम की कहानी, जहां पे संपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। 2 भाई हैं,
और दो भाई अयोध्या जैसे साम्राज्य को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। एक मार देता है पैर से, लो तुम रख लो, अरे यार तुम ही रख लो, हमको तो चाहिए ही नहीं। ये महान प्रेरणा की कहानी है, जिनको संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी बस पिता नहीं चाह रहे, लेकिन पिता के सम्मान के लिए चला जा रहा है वनवास, और एक भाई जिसको कि निरपराध है, कोई अपराध नहीं उसका, उस षड्यंत्र में कोई मतलब उसको जानकारी तक नहीं है, फिर भी अपने आप को अपराधी मान लेता है कि मेरे वजह से मेरे भाई को वनवास हुआ है, और 14 वर्ष तक बिना वनवास के वनवास का जीवन बिता देता है। और एक भाई है जो बस भाई के साथ रहने के लिए सारा राज्य छोड़ के चल जाता है कि नहीं हम आप ही का सेवा करेंगे। तो भाइयों की ऐसी परंपरा में हमारे देश में भाई भाई पर केस कर देते हैं कि हमारा भाई हमार 2 कट्ठा धैले है, 2 कट्ठा हमार भाई हमार धैले है, आ 2 कट्ठा के 10,000 के लिए भाई भाई में मारामारी हो जाता है, आ केस कर देता है। आ दोनों भाई अपना अपना घर में राम जी के फोटो लगैले हैं कि हम राम को मानते हैं। तो राम को मानते तो राम के विचार को तो मानना पड़ेगा ना जी, है उनकी विचार को नहीं मानते, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते। अगर उनकी आइडियोलॉजी को मान ले, निस्वार्थ भाव से आप अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाए, है ना, तो कहीं पर किसी तरह का कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हर समय अगर आप किसी को ये सब बात कहिएगा भी, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई सामने वाला ऐसा रहे तब ना, लोग कहते हैं राम हो तब ना कोई लक्ष्मण बने। राम के साथ तो लक्ष्मण बनना बड़ा आसान काम है, कोई राम ना हो फिर भी अगर कोई लक्ष्मण बन जाए, छोटा भाई लक्ष्मण ना हो फिर भी बड़ा भाई राम बनने की हिम्मत दिखा दे, तो परिवार वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या है कि सब लोग एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं। हम अपने आप को अपने पैरामीटर पे अगर खड़ा उतार दे कि जो पैरामीटर उसमें हम खड़े उतरेंगे, बाकी सामने वाला खड़ा उतरे या ना उतरे, तो नहीं चाहते हुए भी सामने वाला खड़ा उतरने ही लगेगा। एक टाइम के बाद सिचुएशन और चीजें वहां पे बननेगी। तो हालांकि धीरे धीरे गंभीर रहना ज्यादा अच्छा होता है ना, लेकिन समय के हिसाब से आपके अंदर में वो उबाल भी होना चाहिए, है ना, टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मैं ऐसा आपको कहता हूं कि आप अपने पास रखिए हर चीज। अपने अंदर में गुस्सा रखिए, अपने अंदर में क्रोध रखिए, अपने अंदर में मारपीट रखिए, अपने अंदर में गाली रखिए, सब कुछ रखिए, रखने में कोई संकोच नहीं। और डिमांड पर सब दीजिए। जो डिमांड करे, कोई आदमी आपसे अच्छा से बात करे, उससे इतना अच्छा से बात कीजिए कि जीवन में कभी आपको ना भूले क्या आदमी मिला था। कोई आपसे बदतमीजी किया, उससे इतना तरीका से बदतमीजी कीजिए कि जीवन में फिर कभी सोचे नहीं कि हमको किसी से बदतमीजी करना चाहिए। मतलब जीवन को इकोनॉमी की तरह चलाना है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई देना है। अच्छा डिमांड कहीं हो रहा है, बढ़िया से भर भर के दीजिए। नकारात्मक डिमांड हो रहा है, और भर भर के दीजिए, है ना, क्योंकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार हम डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई हमको मिल नहीं रहा है। और लेकिन हाँ, अगर आप डिमांड के हिसाब से सप्लाई न करके आप अपने हिसाब से, आपके पास जो है बस उड़ेले चल रहे हैं, बिना मतलब के किसी को से बदतमीजी कर रहे हैं, बिना मतलब के किसी को गाली दे रहे हैं, बिना मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप बिना मतलब के किसी को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान का पात्र है नहीं, असम्मान दिए जा रहे हैं, क्यों देंगे? फिर वो समाज में गलत उदाहरण बन जाएगा। तो ऐसे में रखना सब कुछ है, टाइम के हिसाब से सब डिलीवर करना है। ये नहीं कि हम लोग को तो आता ही नहीं, अरे हमको तो बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, लेकिन कब? टाइम के अकॉर्डिंग। जब समय होगा, समय डिमांड करेगा कि भाई अब निकालो, निकालेंगे, है ना। वो टाइमिंग को पकड़ना है। टाइमिंग को अगर नहीं पकड़ा तो फिर समझिए कि जो टाइमिंग के हिसाब से नहीं करता है वो भटक जाता है, और जो टाइमिंग के हिसाब से सब चीज मार्केट में सप्लाई करता है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है। ये लोग कह रहे थे कि भाई इस अनुनय विनय करने से भारत को आजादी नहीं मिल पाएगी, अब हमें लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से। और ये लोग कह रहे थे कि भाई अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं है, अभी हम उस परिस्थिति में नहीं है कि हम लड़ करके ये कर ले। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि ये लोग चाहते थे कि अभी तक जो भी अध्यक्ष बना था, ये सारे ऐसे अध्यक्ष थे जो नरमपंथी थे, ये सब के सब नरमपंथी लोग थे। तो गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए और अध्यक्ष के पद पर उनको बिठाया जाए। 1906 में ही झगड़ा शुरू हो गया, और जो नरमपंथी लोग थे वो चाहते नहीं थे कि गरम पंथ का कोई आदमी अध्यक्ष बने, क्योंकि बन जाएंगे तो मैटर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में झगड़ा शांत कराने के लिए उस समय निश्चय ये हुआ कि अगली बार में लाला लाजपत राय को बना दिया जाएगा अध्यक्ष, तत्काल हम लोग दादा भाई नौरोजी को बना देते। तो दादा भाई नौरोजी का 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठना
डैमेज कंट्रोल के जैसा था कि दोनों दल इस पे सहमत थे कि दादा भाई नौरोजी से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब गरम दल वाले भी कह रहे थे कि ठीक है इनको बना दो कोई दिक्कत नहीं है, और नरम दल वाले भी कह रहे थे इनको बना दो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कह सकते हैं कि उस समय के भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे दादा भाई नौरोजी, है ना। जैसे जो अटल जी को आधुनिक समय में कहा जाता था कि अटल जी का जितना पक्ष सम्मान करता था उतना विपक्ष भी सम्मान करता था उनके नीतियों की वजह से। तो वैसे दादा भाई नौरोजी थे, दोनों ही गरम दल और नरम दल दोनों इनका सम्मान करते थे, दोनों ने मान लिया। तो यहां जब ये बने तो पहली बार ये 1906 वो पहला टाइम है जब कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार यहीं से किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, तो कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, यहीं से स्वदेशी का भी बात हुआ। ठीक है, हालांकि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पहले पास हो चुका था, लेकिन स्वराज्य शब्द का प्रयोग यहां पे हुआ। अब देखिए, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ। ठीक है, लेकिन स्वराज्य जो वर्ड है यह सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। ठीक है, स्वराज शब्द जिसने गढ़ा उनका नाम था दयानंद सरस्वती। ध्यान रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने ये इसको बनाया था। ठीक है, स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए 7 में तो मैटर निपट गया जी, 6 में तो मैटर हो गया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 7 का वर्ष आया 1907 और विवाद फिर से हुआ कि अब अध्यक्ष कौन बने, है ना। तो अब ये लाला लाजपत राय जी अपना तैयार थे कि वादा तो हुआ है हमसे कि बनाएंगे आपको, तो ये लोग अपना सब लोग अपना कोट पैंट सिलवा के रेडी था कि अब अध्यक्ष तो बनना है कांग्रेस का। लेकिन फिर नरम दल वालों ने धोखा दे दिया, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई आपसे वादा करे उसको कहिए कि भाई वादा मत करो, क्योंकि इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि जिसने भी किसी से कोई वादा किया है वो टूटा है। इसलिए कोई वादा करता है कि हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको ऐसे कर देंगे, तो कहना है कि भाई करो भरसक, तुमको जो मर्जी है तुम सब करो, है ना, बस वादा मत करो, क्योंकि वो टूटेगा तो दिक्कत होगा भाई, है ना। इसलिए तुम करो, तुमको मन है तो बस करो, जो मर्जी सो करो, लेकिन ये मत कहो कि कर देंगे। जब हो, जब करने का मन हो, जब चीजें हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वादा करोगे फिर नहीं होगा तो दुख होगा। वही दुख हुआ 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन बनाया गया सूरत में। सूरत में ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्ष की बात हुई कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। गरम दल वाले रेडी थे अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन ऐन मौके पे अध्यक्ष बदल दिया गया और अध्यक्ष के लिए नाम आगे आया रास बिहारी बोस का। ठीक है, अब रास बिहारी बोस जब नाम आगे आया तो गरम दल वाले इस बात से नाराज हो गए। ठीक है, तो सूरत में हुआ और अध्यक्ष बन गए रास बिहारी बोस। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, लिख लेंगे कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस बट गई। हाँ, इसी अधिवेशन में कांग्रेस बट गई। ठीक है, कांग्रेस बट गई। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस बट गई गरम दल और नरम दल में। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। ठीक है, मैटर कभी आगे बढ़ते थे जी। प्रेयर, पिटिशन और पार्डनिंग, क्षमा। चलिए, तो अब क्या हुआ, तो विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल। ठीक है,
और ये विभाजन जो चला वो 1916 तक चला, है ना। अब ये जो है आप देखेंगे कि इस समय पूछा जाता है कि विभाजन के दौर में गरम दल का नेता कौन था। हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे इस बीच, और नरम दल का नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यह जो समय है 1907 से 1916 के बीच का समय, इस समय को कांग्रेस के लिए निष्क्रियता का दौर कहा जाता है। निष्क्रियता, है ना, मतलब कोई खास एक्टिविटी ही नहीं हुई, कोई मतलब बड़ा स्तर पे कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट कांग्रेस ने करा, ऐसा नहीं हुआ। अब देख लीजिए 7 से 16 में आपने कुछ भी सुना है? कुछ भी नहीं। मतलब कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही थी, बस कांग्रेस का वही मीटिंग होता था और अपना लोग आते थे, खाते पीते थे और जाते थे, है ना। कोई खास चीजें नहीं हो पा रही थी। रीजन क्या था? क्योंकि गरम दल के लोग नहीं थे। मतलब परिवार में 2-4 गो खाली शांति आदमी सब रहे, एको को घर में बदमाश बच्चा नहीं हो, तो क्या होगा? घर शांत रहेगा? नहीं रहेगा। और उसी में अगर 4-5 गो आदमी शांत है, एको को अगर बदमाश निकल गया तो रोजो को ना कोनो कांड करके आएगा, है ना, कुछ ना कुछ रोज करेगा। कुछ बाहर से नहीं करता, घर में दुगो के कुछ कह देगा, अब हल्ला होते रहेगा, तो एक माहौल बना रहेगा, है ना। वो जो ऐसा माहौल बनाए रखेगा। तो गरम दल वाले लोग कांग्रेस में माहौल बना के रखते थे, हड़का के रखते थे अंग्रेज सबको। लेकिन जब वो लोग अलग हो गया तो ये लोग सब सुत गया, है ना। ये लोग अपना मीटिंग करता था और कोई खास उसका रिजल्ट्स नहीं आता था, ठीक है। और कांग्रेस की पहुंच भी निचले तबके तक नहीं हो पाई थी, है ना। तो इसके बाद 1916 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया हीरो का एंट्री हुआ, महात्मा गांधी। और इनकी जब एंट्री हुई, ये जो नया हीरो जब आया, तभी सब पुराना हीरो सबको साइड कर दिया, फिर पुराना हीरो को कोई नहीं पूछा, है ना। ये अपने हिसाब से चीजों को ढाला। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जब स्पीच कर रहे थे तो गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस के में बैठे चंद लोग जो ये समझते हैं कि मैं भारत का नेतृत्व करता हूं, तो ये इनकी बेवकूफी है। ये भारत का नेतृत्व नहीं करते, ये अपना नेतृत्व करते हैं। क्योंकि भारत का नेतृत्व करने के लिए भारत को समझना पड़ेगा और भारत के लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आप देखिए, गांधी के आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में गांधी को एक पूरा गांधी युग पढ़ा जाता है कि गांधी युग है पूरा का पूरा। तो गांधी युग क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि गांधी से आने के पहले और गांधी के आने के बाद के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप देखेंगे तो एकदम बदला हुआ है। गांधी से आने से पहले भी आंदोलन होता था, लेकिन आंदोलन में एक बंटवारा था, कभी किसान कर रहे हैं, कभी आदिवासी समाज कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई, मतलब एक संगठित विद्रोह नहीं हो रहा है। असंगठित विद्रोह नहीं होने की वजह से अंग्रेज आसानी से विद्रोह को दबा दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने संगठित विद्रोह शुरू किया। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट्स जो है सो वो स्टार्ट करने का काम किया था अपने द्वारा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन लोग ये संभाल रहे थे। और इस बीच में यहां पे ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा साइड में कहीं, पूछा जाता है कांग्रेस का निष्क्रियता का दौर कौन सा था? तो 7 से 16 ये कांग्रेस के लिए घोर निष्क्रियता का दौर था। कोई एक्टिविटी खास यहां पर नहीं हो रही थी। और 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए और गांधी ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो ये गांधी का ही विचार था कि पहले गरम दल वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। देखिए, यहां से एक चीज आपको ये भी समझना है अपने जीवन के लिए भी और पढ़ाई में तो समझना ही भी है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उससे आपका मत न मिलता हो, मतभेद, है ना। मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। मतभेद हो सकता है। मतभेद का मतलब होता है कि अलग अलग विचार, है ना। तो ये किसी का भी, कभी कभी पिता पुत्र का विचार नहीं मिलता है ना। कभी कभी मां पुत्र का विचार नहीं मिलता है, दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। तो क्या हम अलग हो जाते हैं? नहीं होते। वो मतभेद है। मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मतभेद मनभेद के स्तर पर नहीं पहुंचना चाहिए। मतभेद हो सकता है, आप कुछ और मान सकते हैं, हम कुछ और मान सकते हैं, दो लोग हैं, दोनों की स्वतंत्र विचार है, तो अलग अलग बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो सकता है कि वैचारिक युद्ध लगातार चलता रहे, लेकिन विचारों के युद्ध में ये ना आ जाए कि हम तोरा उपाय कर देबो,
होता ना कि अरे हमारी बात ना मान लो तो है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। मतभेद है, जैसे आप नेताजी लोग से सीख सकते हैं। मतभेद होता है, आज आप आपस में बहुत पूरा मारपीट कर लीजिएगा कि हमारा नेता अच्छा हमारा नेता खराब, अब मान चलो नेता 2 दिन बाद जाके मिल जाएगा गला। कल आप गांव में देखिए कि चुनाव के टाइम पर लोग झगड़ा कर लेता है, और 2 परिवार आपस में केस लड़ रहा है, और ऊपर सरकार गठबंधन कर दिया। अब वो लोग कहां जाए बेचारे। तो ये तो बेवकूफ लोग हैं जो नेताजी लोग के चक्कर में आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं, क्योंकि नेताजी लोग तो बस उनको पता है कि ये वैचारिक युद्ध है, विचारों का लड़ाई चल रहा है ना, कभी भी हम सब एक हो सकते हैं। तो ऐसे में आम आदमी को भी समझना चाहिए कि भाई ऊपर में जो चल रहा है, या हमारे और आपके बीच जो चल रहा है, वो एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। इसमें कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है ना, क्योंकि हर लोग के अपने आप को अच्छे करने के कुछ पॉइंट्स होंगे, दूसरे को बुरा कहने का भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। ये हर लोग अपने सुविधा के हिसाब से अपना पॉइंट का चयन कर लेते हैं। तो ऐसे में ये मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मनभेद के स्तर पे ये चीजें ना पहुंचे। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब है ना, कि मतभेद जरूर रखते हैं, कब इनका मतभेद खत्म हो जाता है कि कोई नहीं जानता है ना। तो वो अपना हिसाब से अपना चलाते हैं, ठीक है। तो गांधी आए, तो गांधी ने कहा कि भले मतभेद हो सकता है गरम दल और नरम दल में, लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। नरम दल भी तो चाहता है कि देश स्वतंत्र हो, गरम दल भी चाहता है कि देश स्वतंत्र हो। तो जब दोनों के उद्देश्य सेम है, दोनों को पहुंचना एक ही जगह है, रास्ता भले दोनों अलग अलग पकड़ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ चलने में क्या दिक्कत है, जाना तो एक ही जगह है दोनों को। गांधी ने ये दोनों को समझाया, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गया। और फिर आप देखिए कि 1916 से एक सक्रियता दिखने लगी, 16 से ही एक सक्रियता आपको देखना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच में एक इंपॉर्टेंट जो सेशन है जहां से क्वेश्चन होता है, वो 1911 का सेशन है, 1911 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता, और अध्यक्ष थे बिशन नारायण ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, तो राष्ट्रगान गाया गया। 96 में राष्ट्रगीत गाया गया था, यहां पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान क्या था, हाँ, पहली बार गाया गया था, जन गण मन, ठीक है। जन गण मन, तो ये क्या था, तो ये पहली बार गाया गया था। अब देखिए, जैसे यहां पे आपने देखा रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम, 2 वर्ड में आप प्रोनाउंस कर रहे थे, वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया। वैसे यहाँ पे 3 वर्ड है, बिशन नारायण धर, ठीक है। तो जन गण मन, है ना, बिशन नारायण धर, जन गण मन, ठीक है। 2 वर्ड में वहां प्रोनाउंस कर रहे थे, वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी। तो रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया 96 में कलकत्ता में, और बिशन नारायण धर और जन गण मन, ठीक है। तो जन गण मन गाया गया बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में। प्लेस दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों कलकत्ता में ही गाया गया पहली बार। और अध्यक्ष जो है सो आप देख लेंगे कि यहां पर क्या है, बिशन नारायण धर है और वहां पर रहमतुल्लाह सयानी है। तो जैसे इसको आप 3 वर्ड में प्रोनाउंस कर रहे हैं नेशनल एंथम को, ठीक है, जन गण मन बिशन नारायण धर, वहां वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो ऐसे डिनोट्स करके आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए 1916 लखनऊ, 1916 लखनऊ, आगे देख लेंगे 12 और 22 और 40, ठीक है। चलिए 12, 22, 40 बिहार का है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, उसको अलग से लिखा दे, ठीक है।
आइए, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, और यहां पे आप देखेंगे कि क्या हुआ, अंबिका चरण मजूमदार को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, और तो अब से कह लोग लखनऊ 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 कहने हलो, लखनऊ अधिवेशन कहां होगा, लखनऊ में ना होगा जी, हैं? चलिए, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ था, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस एक हो गई, गरम दल और नरम दल एक हो गए, ठीक है। कांग्रेस एक हो गई, गरम दल और नरम दल एक हो गए, ठीक है। हाँ, लखनऊ में ही राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हुई थी गांधी जी से, और उन्होंने उनसे कहा था कि बिहार आइए, चंपारण में किसानों की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। गांधी जी ने उनसे वादा किया कि मैं आऊंगा, हालांकि गांधी जी ने वादा किया तो पूरा किया, है ना, कुछ कुछ। हाँ, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में चंपारण से किया था, है ना। ऐसे उनके जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था, ठीक है, वो बताएंगे आगे, गांधी पढ़ाएंगे तब, है ना। बट हाँ, मुस्लिम लीग से ही हुआ था ना, मुस्लिम लीग से ट्रिटी यहीं पे हुई थी, इसको अलग से आगे सब चैप्टर्स है, बीच में वहां जाएंगे तो फिर आपका पेंडिंग रह जाएगा चैप्टर हुआ, समझ रहे ना। चलिए आगे गांधी अलग से पढ़ाएंगे कि गांधी ने कौन आंदोलन किया, गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, गांधी पहले भूख हड़ताल कब किए, गांधी पहले क्या किए नहीं किए, और कहाँ किए, कहाँ से ट्रेन से उतार दिया सब काला होने के वजह से, है ना, उन सभी बात करेंगे। नटाल इंडियन कांग्रेस सबसे पहले बनाया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। चलिए, तो ये हुआ 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, कांग्रेस एक हो गई, ठीक है, गरम दल और नरम दल एक हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से चीजें हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ वो हुआ 1920 में, ठीक है। 17, 25 और 33 महिलाओं का है, तो जैसे चल रहे वैसे चलो ना भाई, है ना, ठीक है। हाँ, वो तीन ही है, उससे 8 साल का गैप है, 17 से 25 और 25 से 33 के बीच में तीन ही महिला अध्यक्ष बनी है। सबको अलग कॉर्नर में, यहाँ इसको कंप्लीट कीजिए, उसको अलग कॉर्नर में अलग से लिखाएंगे। उससे इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, जो इंपॉर्टेंट जहां पर कड़ी रहेगा वहां से अचानक से पढ़िएगा तो हो जाएगा, ऐसे सब एक ही साथ करिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर खिचड़ी हो जाएगा, और खिचड़ी ही याद करने में दिक्कत होता है। आपका कंसेप्ट कैसे बनेगा, जब आप आइसोलेट करके रखिएगा, तटस्थ करके रखिएगा, कौन सा मैटर कहां पे रहेगा, है ना, तब जा करके जब अलग अलग टेस्ट का खाना खाना हो तो वैरायटी अलग अलग बनाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो एक में सब डाल के सीटी मरवा दिए तो पेट तो भर जाएगा, स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद के लिए थोड़ा अलग अलग मटेरियल देखना पड़ेगा, है ना। 1920 में देखिए कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष और एक वार्षिक, है ना। तो 1920 का पहले देखते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन, तो 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और ये सितंबर के महीने में हुआ था, कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। अब देखिए लाला लाजपत राय बेचारे कहिए प्लान हुआ था इनको बनाने का, 1907 में बनने वाले थे, कितना दिन लग गया 1920 में, ठीक है। 1920 में लाला लाजपत राय को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बिठाया गया। आप देखेंगे कि जब 1920 में इनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गया तो किस तरह से स्थितियां हुई कि जब 1920 में अध्यक्ष पद पर बैठे तो विशेष अधिवेशन में बैठे, वो भी जो एनुअल सेशन होता है उसमें सब नहीं बिठाया, विशेष में इनको बिठाया, ठीक है। लाला लाजपत राय बैठे,
और ये 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाने के पीछे का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कराना। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पास हो जाए। वैसे असहयोग 1 अगस्त 1920 को शुरू हो चुका था, लेकिन जैसा कि पीछे के भी आंदोलन का प्रयास किया था कि कांग्रेस पास कर दे, वैसे इसके लिए भी प्रयास ये किया गया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करा दिया जाए, इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। लेकिन इस स्पेशल सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, ध्यान रखें। ठीक है, कि ये क्यों बुलाया गया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कराने के लिए, लेकिन यहां पे प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। ठीक है, और यहां पर प्रस्ताव असहयोग का नहीं पास हुआ था, लेकिन बुलाया गया था इसी काम के लिए। ठीक है, तो फिर 1920 में ही वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यानी एनुअल सेशन। तो वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में, वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में, और अध्यक्ष बनाएंगे वी राघवाचारी। बी राघवाचारी अध्यक्ष बनाए गए विशेष अधिवेशन के, और यहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। यहां पर क्या हो गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखें। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। प्रारंभ तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन यहां पर पास हो गया। और यहां पर कांग्रेस में जुड़ने के लिए सदस्यता शुल्क भी 4 आना कर दिया गया, कि कांग्रेस में जुड़ने के लिए 4 आना फी आप दीजिएगा तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। 4 आना मतलब 25 पैसा है ना, कि अगर आप दीजिएगा तो आप कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। तो कांग्रेस का सदस्य बनने का जो फीस रखा गया वो 25 पैसा रखा गया था। ठीक है, ताकि एक इनकम भी हो और साथ में लोग इसके मेंबरशिप भी बने, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस के साथ जुड़ सके और चीजों को आगे ठीक से बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 1920 का ये वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद 1922 में बिहार में ही हुआ था, है ना, लेकिन बिहार में आप देखेंगे तो मुख्य तौर पे वर्तमान के हिसाब से 2 अधिवेशन हुए थे, और उस समय के हिसाब से देखे जाए तो 3 अधिवेशन हुए थे। 1912 का बिहार के पटना में बांकीपुर अधिवेशन, 22 का गया अधिवेशन और 40 का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, जो बिहार में हुए थे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद बिहार में जो हुआ, जिसमें महिलाएं रहीं, उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण सेशन हुआ वो हुआ 1924 का सेशन, बेलगांव अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। गांधी को तो कभी कोई पद नहीं चाहिए था, उस समय भी नहीं चाहिए था, लेकिन गांधी बहुत दिमाग वाले आदमी थे। और गांधी को आगे जब मैं गांधी युग आपको पढ़ाऊंगा तो गांधी के बारे में आप एक चीज देखिएगा, या अगर पढ़े होंगे तो आप ये महसूस किए होंगे कि गांधी को जब भी जेल होता है ना तो गांधी की तबीयत खराब हो जाती है। ये कोइंसिडेंट है, गांधी जब भी जेल गए हैं गांधी की तबीयत खराब हुई है ना। अब पता नहीं शरीरवा साथ देते थे कि क्या करते थे भगवान जाने, है ना। अब क्या होता था कि असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी के बाद 12 फरवरी को उसको बंद करना पड़ा, और उसके बाद 10 मार्च को पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया और वो चले गए जेल। जब जेल चले गए तो अब वो जेल चले गए, अब वहां पर जाते ही उनका तबीयत खराब हो गया। 6 साल का कैद हुआ था कि 6 साल जेल रहना है ना। अब गांधी के बाद 6 साल जेल में रह जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा? ये सब तो गुलामी बनाकर रख देगा देश को। तो गांधी क्या शरीर साथ दिए धर के, एकदम लुंज पुंज पड़ गए, एकदम गुटिया गए, है ना। अब ना पानी पी रहे ना खा रहे कुछ, एकदम सीरियस तबीयत खराब। अब अंग्रेजवा सब देखा कि बाबा के कुछ हो जाए तो अगर जेल में तो सही में इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का आदमी सब मानेगा नहीं, फिर खोज खोज के मारेगा।
तो जब देखता था कि तबीयत बहुत खराब हो गया तो निकाल देता था, निकाल के जेल से बाहर बैठा दिया। अब निकाल तो दिया, तब गांधी सोचे कि बाप, अगर एक सामने सबके दौड़ने लगेंगे तो फिर उठा के ये सब हमारा भर्ती कर देगा जेल में, है ना। तो क्या सोचे कि भाई पहले तो भारत के सब आदमी को पता चले कि हम निकल गए। तो उस समय तो कोई संचार का माध्यम उतना अच्छा था नहीं, तो सोचे कि एक माध्यम है, अगर हम कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं तो सब लोग को मालूम चल जाएगा कि हम बाहर से छूट गए। तो जब सबको मालूम चल जाएगा तो फिर अब हमको ये सब गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। अब फिर करेगा गिरफ्तार, दूसरा कोई कांड करेंगे तो ना गिरफ्तार करेगा, एक एक कांड के लिए बार बार तो गिरफ्तार करेगा नहीं। बस गांधी वहां से निकले और सीधे जाकर के कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए, है ना। और पूरे भारत को पता चल गया कि गांधी जी रिहा हो चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। तो 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। ये गांधी ने पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्षता का पद संभाला या कोई भी पद लिया, है ना। गांधी ने कभी मतलब इसके अलावे कभी कोई पद नहीं लिया था, ना इससे पहले ना इसके बाद। ठीक है, तो लिख लेंगे कि कांग्रेस में गांधी का अध्यक्ष के तौर पे एकमात्र अधिवेशन या एकमात्र सेशन जिसमें गांधी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर गांधी का एकमात्र अधिवेशन। और ये बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है इसको, कांग्रेस किसके अध्यक्ष रहे थे, किसमें अध्यक्ष रहे थे। तो बेलगांव कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 1929 लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। और यहां पर नेहरू जी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो यहां पे क्या हुआ आप देखेंगे कि पंडित नेहरू अध्यक्ष थे और यहां पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार पास हुआ, कंप्लीट सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, हाँ, इसी अधिवेशन में पास हुआ था, कंप्लीट सेल्फ रूल, ठीक है। तो कंप्लीट सेल्फ रूल का प्रपोजल जो था वो इसी अधिवेशन में पास हुआ था, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज, तो मतलब कि किसी भी तरीके से हमें अब अंग्रेजी दास्ता स्वीकार नहीं है, ऐसा एक मैसेज दिया गया। और यहीं पर नेहरू जी ने घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, है ना। स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे, वो हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन ये डिसाइड हुआ था कि हम 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे, है ना। सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का मतलब इसमें डिसाइड हो गया था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि इसके बाद गांधी जी ने इरविन के सामने एक प्रपोजल रखा था 11 सूत्री मांग, कि अगर आप हमारे 11 सूत्री मांग को मांग लीजिएगा तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन इरविन ने नहीं माना तो आंदोलन हुआ, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज सबसे बड़ा चीज है यहां पर, यहीं पर घोषणा हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और यहीं पर घोषणा हुआ कि अगले साल हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, और यहीं पे घोषणा हुआ कि हम डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार नहीं करेंगे ना। डोमिनियन स्टेटस को हमने रिजेक्ट कर दिया, नेहरू ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते। वो तैयार थे हम लोग को डोमिनियन स्टेट देने के लिए कि भाई डोमिनियन का दर्जा हम लोग दे देंगे अगर आपका डिमांड होगा तो, लेकिन भारतीय लोगों ने, जो युवा थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, इसकी खिलाफत कर दी, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां तक इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए, तो ये यहां पर हुआ, इसके बाद आइए 1931। अब देखिए एक बात नोट कर लेंगे कि 1930 पहला ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बाकी हर साल अधिवेशन हुआ था, हम लोग तो इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सेशन हर साल हुए थे, है ना, अपना जो कोरम था वो होता था हर साल, लेकिन 1930 पहला ऐसा वर्ष था जब सेशन नहीं बुलाया गया। ठीक है, लिख लेंगे कि 1930 पहला ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इसके बाद 1931 का अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन। नहीं होने का रीजन ये था कि एक तो गांधी ने कह दिया था कि हम सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे, और वो चला रहे थे सिविल डिसोबीडियंस बहुत बड़े स्तर पे चल रहा था। साइमन कमीशन के विरोध की बात नहीं मानी गई थी, और नहीं मानने के बाद वो लोग वहां पर शुरू कर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया जा रहा था कि आप आइए, तो हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें अब कुछ भी नहीं सुनना है और हमें अपने तरीके से अपनी आजादी का प्रयास करना है। तो एक प्रकार से है 6 वाला, ठीक, फिलहाल आप ये समझिए कि पहला वर्ष था 30 की नहीं हुआ था। ठीक है, कि 30 जो है सो नहीं हुआ था। ठीक है, आपसे कभी भी अगर पूछा है तो ये पूछा जाएगा कि पहला ऐसा साल कब था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था, तो 1930 में नहीं बुलाया गया था। ठीक है, 1930 पहला ऐसा वर्ष है जो नहीं बुलाया गया, और नहीं बुलाने का रीजन था कांग्रेस पर दबाव देना, क्योंकि कांग्रेस तो बनी इसलिए थी ताकि उनको ये पता चलता रहे कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है, पूरा करे या ना करे भारतीय परिस्थितियों से अवगत रहे, इसके लिए इसको बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, चलिए 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची में वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल। और महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे कि मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ। पटेल साहब चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनके टाइम में ये यहां पर हुआ, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, चलिए, और ये ऐसा अधिवेशन था जहां पर नारा लगा गो बैक गांधी, गांधी वापस जाओ, है ना, लिख लेंगे कि यहीं पर गांधी वापस जाओ का नारा लगा, गो बैक गांधी, और गांधी को काला झंडा दिखाया गया। बताइए, गांधी के भी समय जीवन में ऐसा टाइम आया जब लोगों ने कहा गो बैक गांधी। इसलिए जीवन में परिस्थितियां खराब हो तो बढ़िया से खुल के खेलना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही है। आप दुनिया में आए हैं तो कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे, कभी आपकी बेइज्जती होगी, कभी आपकी सराहना होगी, तो चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो मजबूत पर्सनालिटी होता है वो रुक सकता है। गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, लोग कह रहे हैं कि गो बैक गांधी, गांधी वापस जाओ, ब्लैक झंडा, और गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। हाँ, इसी में कहा गांधी ने कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है मजबूत व्यक्तित्व का पहचान। तुम बोलो, है ना, हमको पता है कि हम क्या है। नहीं, यहां नहीं, आगे 42 में। ठीक है, तो है ना, ये गांधी ने यहां पे कहा। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि भगत सिंह को फांसी हो गई थी। भगत सिंह को फांसी हो जाने के वजह से कांग्रेसी युवा जो थे या और भी देश के जो लोग थे वो गांधी से नाराज थे, और लोग ये ऐसा मानते थे कि गांधी ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, और गांधी ईमानदारी से प्रयास करते तो संभव था कि भगत सिंह को फांसी न होती, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को बचा लिया जाता, है ना। लेकिन लोग इसी बात से नाराज थे कि एक तो इन्होंने
ये भी नहीं किया, भगत सिंह को बचाया भी नहीं, ऊपर से गांधी इरविन समझौता कर लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो जब समझौता हो रहा था, अगर गांधी वहां पर जिद पे अड़ जाते कि नहीं भगत सिंह को रिहा करो, तो मतलब होते कि नहीं होते ये तो अलग बात है, लेकिन इतिहास इसीलिए गांधी को दोषी मानता है। इतिहास में इसलिए ये एक मुद्दा ऐसा आता है जहां पे कहा जाता है कि शायद गांधी थोड़ा और एफर्ट करते तो शायद कुछ रिजल्ट आता, है ना। है इन्होंने बस इतना कहा था कि भगत सिंह के बारे में आपका क्या विचार है। तो तात्कालिक वायसराय इरविन ने कहा कि देखिए, हम जो संधि कर रहे हैं उसमें हम जो भी क्रिमिनल मामले में जो लोग हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम क्रिमिनल आपराधिक जो कैदी हैं जिन पर की मर्डर का चार्ज है उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी राजनीतिक कैदी जो हैं जो हड़ताल में पकड़े गए उनको हम सबको रिहा कर देंगे, ठीक है। तो फिर गांधी ने बड़े स्तर पर कोई प्रेशर नहीं किया। होता ना कि नहीं भाई छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो हम संधि नहीं करेंगे, ये सब अगर ये मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर गांधी इस तरह का दबाव बनाते तो संभव था कि छोड़ना पड़ता, क्योंकि रीजन क्या था छोड़ने के पीछे के रीजंस थे, वो क्या थे कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले जब 11 सूत्री मांग की थी, तो ये इस इरविन ने उस मांग को नजरअंदाज कर दिया, देखा तक नहीं था खोल करके। अब बोल दिया कि जो डिमांड कर रहे करो, हमको कोई मतलब नहीं है ना। और वहां पर क्या हुआ कि उसके बाद गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि सरकार बदली हुई थी ब्रिटेन में और रैमजे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ गया था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत में कानून बनाना के भेजना था। तो उसने कहा कि भाई मैं भारतीय प्रतिनिधियों से लंदन में मिलना चाहता हूं और उनसे मिल करके हम एक बेहतर कानून भारत में भेजना चाहते हैं जिससे कि भारत में कम से कम विरोध हो। इसके लिए उसने 1930 में क्या कर दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला लिया लंदन में, गोलमेज सम्मेलन, कहा कि भारत से बुलाओ सबको। तो भारत से सब गया लेकिन कांग्रेस नहीं गई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई। और वो चाहते थे कि कांग्रेस आए और स्पेशली गांधी आए, और उस समय कांग्रेस गई नहीं, गांधी भी नहीं गए। अब इस वजह से उस समय वहां पर अपोजिशन में जो पार्टी थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और अपोजिशन पार्टी का नेता था चर्चिल, है ना। और वो कहा कि यार मतलब वो कैसे विपक्ष कैसे सत्ता पक्ष को बोलता है। तो इससे उसने कहा रैमजे मैकडोनाल्ड को कि यार क्या है तुम्हारी हैसियत है, गुलाम देश के एक नेता को नहीं बुला पा रहे हो तुम, क्या कर लोगे। अब इस बात से रैमजे मैकडोनाल्ड को बड़ा दिक्कत हुई, उसने तुरंत अपना कांटेक्ट किया भारत के वायसराय इरविन से। अब बोला कि इमीडिएट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी स्थिति में हमको गांधी लंदन में चाहिए, चाहे इसके लिए तुमको जो करना पड़े तुम करो। इधर इंडिया में तो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इरविन ने क्या किया कि तुरंत गांधी जी से मिला। अब बोला कि बाबा थोड़ा दिखाइए वो 11 सूत्री मांगो आपका क्या था, जिस दिन मांगना था दिया था तीस दिन नहीं देखा था। अब जब उधर से फोन आया, उधर से जब प्रेशर हुआ, तब जाके कह रहा है कि दिखाइए। गांधी जी भी वैसे ही गांधी जी को दिखा दिए अपना, बोले लो देख लो। तो कहा कि हम आपसे साथ समझौता करने को तैयार हैं, आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए, अचल चलिए लंदन, अचल के वहां पे मिल लीजिए। और वही दिल्ली में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और लंदन जाने के लिए राजी भी हो गए। और इसमें तमाम समझौता हुआ कि नमक कानून जो है वो हम वापस ले लेंगे, नमक बनाने का अधिकार देंगे, शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, तमाम चीजें हुई, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन भगत सिंह के मैटर पर कुछ नहीं हुआ। भगत सिंह के मैटर पर जब इस तरह की परिस्थिति थी, दबाव में था इरविन, तो ऐसे में यदि गांधी जी प्रेशर कर देते या गांधी कह देते कि भगत सिंह को नहीं छोड़ोगे तो हम जाएंगे ही नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो संभव था कि रिजल्ट कुछ और होता, संभव था। ये इतिहास के गर्भ में का बात है, इसको अब कोई नहीं जानता क्या होता क्या, लेकिन हाँ हमेशा प्रयास देखा जाता है कि प्रयास आपका कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था। आपका सिलेक्शन होना ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन याद ये रखा जाएगा कि आपने मेहनत किया कि नहीं किया। और देखिए, हम दुखी हमेशा वो लोग होते हैं ना जो मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और अगर कोई चीज आपको नहीं मिला है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, या कम से कम लाइफ में आप कभी गिल्ट नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपको एक बात हमेशा रहेगा कि यार हमसे जो हो सकता था वो हमने किया। अब वो चीज हमारे नियति में नहीं थी तो हमको नहीं मिला, लेकिन हमसे जो हो सकता था वो हमने पूरा किया।
गिल्ट में हमेशा वो आदमी होता है जो सोचता है यार थोड़ा और कर लेते, थोड़ा सा और कर लेते तो हो जाता। तो थोड़ा सा और वो लोग सोचते हैं जो पूरा नहीं करते हैं कभी भी, जो हमेशा अपना पूरा शिद्दत से प्रयास करता है, उसके अंदर में थोड़ा वाला बात नहीं रह जाता है। बाकी नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही लाइफ के अंदर में, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गांधी के को इसी वजह से कुछ लोग दोषी मानते हैं इस बिंदु पर कि गांधी ने पूरा समर्पण भाव के साथ प्रयास नहीं किया। अगर गांधी ये कह देते कि अगर नहीं छोड़ोगे तो हम जाएंगे ही नहीं लंदन, तो फिर कोई उपाय नहीं बचता उनके पास। लेकिन अब गांधी को भी समझना पड़ेगा कि गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं हमेशा हिंसा का विरोध किया हूं, मैं वायलेंस के सपोर्ट में कभी नहीं रहा हूं। मेरा चंपारण सत्याग्रह देख लो, मेरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन देख लो, मेरा असहयोग देख लो, चौरी चौरा कांड के वजह से मैंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, है ना। हमने साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया, सब में हमने अहिंसा का सहारा लिया। तो अगर आज मैं भगत सिंह के लिए जिद पे अड़ जाता हूं तो मेरा सिद्धांत खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जो है वो हिंसा किए हैं, सैंडर्स की हत्या का आरोप है। तो ये बात गांधी कह रहे हैं और इसी बात को गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। लेकिन गांधी को थोड़ा और आगे बढ़िए और 1942 में गांधी को देखिए। यहां पर गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में कहते हैं डू एंड डाई, करो या मरो। तो जब यहां पर करो या मरो कह रहे हैं, जब यहां सिद्धांत से समझौता कर लिया तो वहां सिद्धांत से समझौता करने में क्या जा रहा था आपका? वहां भी तो कर सकते थे, वहां भी तो बचा लेते भगत सिंह को सिद्धांत से समझौता करके। और भगत सिंह कौन किसी साधु को मार के आए थे? भगत सिंह ने उसको मारा था जो लाला लाजपत राय को मारा था, ऐसे लोगों को मारा था जो हमारे लोगों को मार रहे थे। तो भगत सिंह ने किसी साधु को तो नहीं मारा था, भगत सिंह कोई आतंकवादी तो नहीं थे, भगत सिंह क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी को तो आप बचा सकते थे, राष्ट्रभक्त थे भगत सिंह, है ना, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। भगत सिंह का अपना क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था, देश के लिए कुर्बान हो गए भगत सिंह। हंसते हंसते आदमी चढ़ गया फांसी पर। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी माता जब फांसी चढ़ रहे थे तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? बोला मां से मिलवा दो। मां को बुलाया गया, मां से मिला, विदावती नाम था उनके मां का। मां से मिला तो मां से उन्होंने कहा कि देखो, मां रो रही थी। भाई कोई भी मां, आप सोचिए कि मतलब 22-23 साल का बच्चा है, अभी मतलब बड़ी जवानी भी नहीं आई और फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा है, ऐसे मां के हृदय पर क्या बीत रहा होगा। तो भगत सिंह, और देखिए भगत सिंह का वो व्यक्तित्व और वो पर्सनालिटी, वो देवत्व लोग थे जो भारत को आजाद कराने के लिए जन्म लिए थे इस धरती पर। वो जाते हैं और जाकर अपनी मां से कहते हैं कि देखो मुझे फांसी होने जा रहा है, लेकिन तुम रोना मत, क्योंकि अगर तुम रोगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही थी, और भगत सिंह की मां रोए ये ठीक बात नहीं। ये बात कह के वो आदमी वहां से निकल जाता है। तीनों दोस्त गले मिलते हैं और निर्भीक भाव से, कोई मृत्यु का भय नहीं, ऐसा लग रहा है कोई आदमी किसी चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहा है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, और हंसते हंसते फांसी पर झूल गया, है ना, इस देश के स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए। तो और भगत सिंह की मां जब निकलती है तो धन्य है वो मां जिसने ऐसा पुत्र दिया। उससे जब लोगों ने पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो कहते कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास एक ही भगत सिंह है, काश मेरे पास और 2-3 भगत सिंह होते तो मैं सबको फांसी पे चढ़वा देती। ये मां है ना। तो आप समझिए कि भारत भूमि जो है, इसलिए इसको कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि इस स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राम को भी जब वनवास हुआ था तो अयोध्या की माटी साथ में लेके गए थे और रोज सुबह उठते थे तो उसको प्रणाम करते थे। तो जन्मभूमि का और जननी का, जिसने आपको जन्म दिया है और जिसने आपका पालन पोषण करवाया, जिस भूमि पर आप बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, वो भूमि ऐसी है कि उनका ऋण आप कभी नहीं उतार सकते। उसके लिए जो भी करे वो कम है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उन चीजों को हम लगातार भूलते चले जाते हैं और चीजें ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो यहां पर वही दिक्कत था गांधी जी के साथ, और इसी वजह से कहा गया था कि गांधी गो बैक, या गांधी को काला झंडा दिखाया गया। और गांधी ने भी कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। लेकिन यही गांधी 1942 में जब डू एंड डाई कहते हैं तो ये पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है कि अचानक से गांधी ने अपना सिद्धांत क्यों छोड़ दिया। ये वही गांधी थे जब एक थाना जला था चौरा चौरी में तो असहयोग जैसे आंदोलन को वापस ले लिया था, और ये वही गांधी थे जो आगा खा पैलेस में बैठ करके सब देख रहे थे
पूरा भारत जल रहा था, क्रांतिकारी वीर जला रहे थे सबको, लेकिन फिर भी गांधी एक बार भी नहीं बोले कि आंदोलन को वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी बहुत ही व्यवहारिक आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे गांधी। गांधी एक महान स्ट्रेटेजिस्ट थे, रणनीतिकार थे। गांधी ने अंग्रेजों पर दबाव तब बनाया जब अंग्रेज फंसे हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज फंसे हुए थे, और गांधी को समझ में आया कि यह सुनहरा मौका है कि अहिंसा का पद छोड़ करके हिंसा के रास्ते आ जाए, है ना। और हम तो कर नहीं रहे, हम तो जेल में बैठे हुए हैं, हम पे अगर सीधा आरोप भी कोई नहीं लगा सकता है, हम तो जेल में बैठे हुए हैं ना। और युवाओं को भड़का दिया, युवाओं को कह दिया कि आप तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस हैं, आप तो स्वतः स्फूर्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो युवाओं को उकसा दिया, और पता था कि अपनी गिरफ्तारी होनी है, चले गए जेल में। कोई आरोप ही नहीं लगा सकता, भाई हम तो जेल में बंद थे, जो हुआ सो बाहर आप लोगों ने किया कराया, हमारा क्या दोष है इसमें। तो गांधी परिस्थितियों को भुनाना जानते थे, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालना जानते थे, और इसी वजह से गांधी को सफलता भी मिलती थी। लेकिन ये पूरे गांधी की कहानी में एक कहानी ऐसी जरूर है जो गांधी पर क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा कर देता है, और वह है भगत सिंह की कहानी। गांधी जी गए तो बस अंग्रेजी सरकार बोला कि ना माफीनामा ऊपर लिख देना, तब छोड़ेंगे। बस से कहेंगे आपको माफीनामा मांग रहा है, नहीं मर जाएंगे लेकिन माफीनामा नहीं डालेंगे, कोई सवाल पर नहीं, बार बार माफीनामा देंगे, तो माफीनामा नहीं डाले तो उनका बात नहीं मानूंगा, फांसी कर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, लेकिन इस घटनाक्रम का इतिहास की किताब में कोई चर्चा नहीं है जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो बिपिन चंद्रा लिखते हैं, जो कि बिपिन चंद्रा कांग्रेस का सबसे बड़े इतिहासकार है। बिपिन चंद्रा तो यहां तक लिख देते हैं कि भारत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, वो भी इस घटनाक्रम का चर्चा नहीं करते हैं। सुमित सरकार की आधुनिक भारत के इतिहास की किताब है, वो भी नहीं करते हैं। बीएल ग्रोवर, अलका मेहता की आधुनिक भारत की किताब है, वो भी नहीं करते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहिर की किताब है, उसमें भी इस घटना का चर्चा नहीं है, कहीं पर भी इस बात का चर्चा नहीं है ना। लेकिन कहीं पे हो सकता है चर्चा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, हाँ, तो ये हो सकता है कहीं पर चर्चा में रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर में ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग बहुत तरह की बातें लिखते हैं, हर तरह के इतिहासकार हैं, लेकिन देखिए कुछ भी था, माफीनामा की ही अगर बात थी तो भगत सिंह क्रांतिकारी आदमी थे, नहीं लिख रहे थे माफीनामा। गांधी तो प्रयास कर ही सकते थे ना, इस वजह से गांधी को थोड़ी ना कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। गांधी रुक जाते, गांधी कहते कि हम नहीं लेंगे आंदोलन वापस, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं वापस लेंगे, हम आंदोलन अपना कंटिन्यू रखेंगे। कौन सी परिस्थितियां खराब हो गई थी? तो हाँ हाँ, ऐसा भी कोई बहुत खराब परिस्थिति नहीं था, ऐसा भी कोई बहुत खराब 1930 का सिचुएशन, आर्थिक मंदी था वर्ल्ड में, ऐसा कोई बहुत खराब स्थिति नहीं था। 1929 में अभी अभी लोग आर्थिक मंदी से निकले थे, कोई बहुत खराब परिस्थिति नहीं था। और हिटलर हालत खराब किए हुए था उस समय से ही, हिटलर ने 1930 से ही यूरोप में आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तो कोई बहुत खराब परिस्थिति नहीं थी भारत के लिए, है ना। उस समय ऐसा नहीं था कि भारत एकदम लाचार स्थिति में था, उस समय भारत बहुत लाचार स्थिति में नहीं था। अगर भारत गांधी जी चाहते तो वो इनिशिएटिव्स ले सकते थे, प्रयास कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, ठीक है। और यहां पर देखिए गांधी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि गांधी को बचा ले। मैं तो यार हमेशा कहता हूं गांधी जैसा पर्सनालिटी कोई नहीं, लेकिन निष्पक्ष आदमी यही है जो सही जगह पर सही बात कहे। गांधी गलत थे वहां पर, गांधी ने प्रयास नहीं किया, गांधी को प्रयास करना चाहिए था। गांधी को भगत सिंह को बचाने के लिए इस हद तक जाना चाहिए था कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर गांधी को अगर आप भगत सिंह को नहीं छोड़ते हो, यह कहना चाहिए था गांधी को, लेकिन गांधी नहीं कहा। और गए तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए, लेकिन लेके क्या आए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला था। ऊपर से वो चर्चिल पगलवा जो बैठल था वो कह दिया अधनंगा फकीर, चर्चिलवा कह दिया कि अधनंगा फकीर आया है ना गांधी जी को, ठीक है। और कुछ भी नहीं मिला भारत के लिए। ऊपर से अम्बेडकर साहब गए थे तो वो लेके चलवाए, साथ साथ वहां से पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्शन। उसके लिए फिर गांधी को आकर के जेल में बंद होना पड़ा। आज जेल में बंद होकर के पुनः पैक्ट हुआ। अब फिर जेल में गांधी इसलिए गए
क्योंकि जब उधर से लौट के आए तो गांधी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ था, जब फिर उधर से आए ना असफल हुआ था फिर शुरू कर दिए। तो इस बार लोग कह दिए कि भाई बाबा का कोई पता नहीं है कि कब आंदोलन चलाएंगे कब वापस ले लेंगे, ये मैटर इनका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी गांधी के असहयोग में भी खराब हो गई थी, अचानक से चौरा चौरी की वजह से गांधी ने वापस ले लिया था आंदोलन। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा एक मुद्दा है। बाकी देखिए, बाकी हर जगह पे आप गांधी को देखेंगे तो गांधी एकदम परफेक्ट डिसीजंस लिए अपने लाइफ के अंदर। तो किसी व्यक्ति से ये उम्मीद भी करना कि कभी कोई गलती नहीं करेगा, ये भी ठीक बात नहीं है। किसी से ये उम्मीद करना कि कोई गलती नहीं करेगा, ये ठीक बात नहीं है। हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दे पर चूक होता ही होता है। अगर वो मानव है या ईश्वर भी मानव बन के आया है तो चूक होगा उससे, है ना। तो इसी हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि ऐसे मूल्यांकन हो कि हम किसी को देवत्व की श्रेणी में बैठा दे, ये मान ले कि कोई गलती कर ही नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, क्या? हाँ, नहीं, क्यों गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। कैसे गलत हो सकते हैं? हाँ, हाँ, मतलब कैसे गलत? देखिए, मैं हमेशा स्टार्टिंग में ही बोला था कि मतभेद होना अलग बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि इस मुद्दे पर गांधी जी को थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए था, जो गांधी जी नहीं किए, तो ये हमें लगता है कि ये उनका गलत निर्णय था, ये मान सकते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री की बात है। हाँ, 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 तो फील करिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? फील करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी ठीक है। नहीं तो अब ये गांधी की अपनी सोच है, ये गांधी की अपनी सोच है ना, ये गांधी की अपनी सोच है और ये आपकी अपनी सोच है, ठीक है। और आप अपने सोच को अपने स्तर पे जस्टिफाई कर सकते हैं। गांधी ने अपने सोच को अपने स्तर पे जस्टिफाई किया, तभी तो गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो गलत था, गलत था, गलत था। नाथूराम गोडसे को, गांधी को मारना गलत था, क्योंकि किसी भी आदमी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है, किसी भी आदमी को, तो वो गलत है ना। क्योंकि जो बोलता है वो मानसिक विकलांग है, वो विकलांग है, मानसिक विकलांग है। गांधी को मारना नाथूराम गोडसे के लिए गलत था। नाथूराम गोडसे कौन थे? जज साहब थे इस देश के, क्यों मार दिया? अगर कोई इवन अगर रोड पे चलता हुआ आदमी भी कुछ अगर गलत कर रहा है तो भी आपको मारने का अधिकार नहीं, उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए जुडिशरी है, वहां जाएगा, मैटर सॉल्व होगा। आप कौन होते हैं मार देने वाले गांधी को? और गांधी को मान लीजिए कि कोई एक आध दो बात अगर हो गई, या जिससे आपको लगता है कि आप असहमत हैं, आपको लगता है कि ये गांधी ने ठीक नहीं किया, तो आप उसको बोलिए ना, आप उसको बताइए, अरे गांधी ने जो किया, आपसे तो गांव के को मुखिया नहीं झुकता, गांधी ने अंग्रेज को झुका दिया। आप बताइए, गांधी के बिना एक भी आंदोलन बताइए जिसमें अंग्रेजों ने झुका हो। कोई भी आंदोलन में अंग्रेजों ने किसी की बात मानी क्या? नहीं मानी, सिर्फ गांधी की बात मानी। वो चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, वो चाहे खेड़ा आंदोलन हो, वो चाहे असहयोग हो, या चाहे वो ये आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, सब जगह अंग्रेजों ने गांधी को माना। और गांधी लड़े नहीं, गांधी को पता था कि कैसे सामने वाले को झुकाना है ना। तो आप देखो, गांव का सरपंच आपका बात नहीं सुनता है भाई, इतनी भी आपकी औकात नहीं है कि आप सरपंच को अपना बात सुनवा दे, और आप गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी को क्रिटिसाइज दो तरह के लोग करते हैं, एक जो गांधी को खूब पढ़ा है वो करेगा क्रिटिसाइज, जो गांधी को जिसने अच्छा से पढ़ा है भाई, रू टॉकिंग की सदर गांधी के देश में रहते हैं, गांधी को ही आरोप लगाते हैं। अरे भाई, तो ये ऐसे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अरे भाई, अरे भाई, गांधी का देश है तो उनका भी देश है। गांधी का क्रेडिटबिलिटी नहीं है केवल देश पर, है ना। देखिए, हाँ, नहीं, नहीं, बात तो सही नहीं, है।
देखिए देखिए, ये आपसी विवाद में मत पड़िए। सुनिए सुनिए, पहले तो देखिए, आपको तो पहले एक बात समझना होगा, ठीक है, कि अगर कोई आदमी अपना विचार रख रहा है तो रख रहा है, उसने आपको ये नहीं कहना है कि तुम गलत हो। क्यों कह रहे हैं आप ये बात? महाभारत में छल हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया, उनके पिता हाँ अपना प्रस्ताव रखा, सभी कैदियों को छोड़ रहे हैं, हाँ फिर से कहा दिया कि क्रिमिनल कैदियों को छोड़ रहा। हाँ। अरे भाई, तो गांधी, चलिए, गांधी के साथ छल हुआ या जो भी हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पर गांधी के से अगर कुछ मिस्टेक्स हुए तो उसको वो लोग अगर बोल रहे तो क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, गांधी को अपमानित करना ठीक नहीं है ना। हाँ, गांधी को गलत बोलना, ये मैं वही आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी ने अंग्रेजी सत्ता को इंडिया में नहीं अफ्रीका में झुकाया, अफ्रीका में भी अपना बात मनवाया बिना लड़े, और अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हार्ड मांस का बना हुआ एक व्यक्ति इतना महान हो सकता है। यह आइंस्टीन गांधी के बारे में कहता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। वहां पे आप क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं है। तो ये मंद बुद्धि टाइप के लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। पहला बात, मैं हमेशा कहता हूं गांधी को क्रिटिसाइज दो तरह के ही लोग करते हैं। एक, जिसने गांधी को खूब अच्छा से पढ़ा है, जो गांधी को खूब अच्छा से पढ़ा है वो कुछ कुछ बिंदु पर गांधी को क्रिटिसाइज करेगा, जहां पे गलत समझ में करेगा। और एक, गांधी को वो क्रिटिसाइज करे जो गांधी को पढ़े ही नहीं, जो गांधी को समझते ही नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो गांधी को बिना पढ़े गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सनालिटी को इतिहास में बोलने से पहले उसका अध्ययन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भावना में आकर के आप किसी को गाली दे दे, भावना में आप किसी को कुछ भी बोल दे। इतिहास के हर पृष्ठ जब खुलेंगे, उसका अध्ययन करिएगा तो आपको सही और गलत समझ में आएगा। और मैं आपको एक अल्टीमेट कंक्लूजन बताता हूं कि दुनिया की कोई भी पर्सनालिटी आपको 100% सही नहीं मिलेगी और 100% गलत नहीं मिलेगी। तो फिर आप ऐसा पैरामीटर ही क्यों बनाते हैं कि किसी को गलत और किसी को सही कहें? हर व्यक्ति और हर संस्था और हर व्यवस्था में कुछ अच्छाइयां मिलेंगी और कुछ बुराइयां मिलेंगी, यही सत्य है। तो इस आधार पर मूल्यांकन करिएगा ना, तो निष्कर्ष अच्छा निकलेगा। नहीं तो भावना के सागर में डूब करके जब निष्कर्ष निकालिएगा तो एक आदमी बहुत अच्छा दिखेगा और एक आदमी बहुत खराब दिखेगा, और इसी स्थिति में दो लोग आपस में लड़ जाते हैं, जैसे लड़ाई शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, अरे भाई, तो यहाँ पे कौन, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सा वो विधानसभा है और कौन सा ये चल रहा है? यहाँ पे कौन सा विधानसभा चल रहा है? उन्होंने अपना विचार रखा। आप पहले तो अपने भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखिए। यही नहीं, जीवन में और जगह मारपीट कर दीजिएगा रोड पर कहीं, अब फंस जाइएगा। फिर अब मान लीजिए कोनो पगला लड़का बिटा जाएगा और गांधी जी को भला बुरा कह रहा है, आप उसका कैसे कह दिया, मारपीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको सुनने का भी